उत्तर प्रदेश में हम बात करें पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग समाज की या अनुसूचित जात की, तो सभी राजनीतिक पार्टियां समय समय पर जो है देखा जाए तो वोट बैंक की राजनीति हावी है। और वोट बैंक की राजनीति आखिर कब तक प्रदेश में और देश में, इस पर आज हम राजधानी लखनऊ से जनता की राय लेंगे। जानना चाहेंगे कि आखिर वोट बैंक की राजनीति कब तक चलेगी, किस तरह से समाज के लोगों को राजनीतिक पार्टियां भुना रही हैं। पहली बात तो समाज को स्वयं जागरूक होना चाहिए कि हमें वोट कहाँ करना है, कौन हमारा भला कर सकता है या हम किसको वोट दे रहे हैं। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है उनसे पूछे कि आपको हमने चुनाव में जिताया था, वोट दिया था, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। रोज तो नेता भी बदल रहे हैं इधर से उधर। जिन पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं, उन नेताओं से जाके पूछिए ना कि कल वहाँ थे आज यहाँ कैसे आ गए अचानक, कल वो बहुत अच्छे थे आज ये अच्छे हो गए। तो उनसे जाके पूछिए ना, जनता को क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जनता सोच के अपने हिसाब से वोट करे, जो जनता की भलाई की बात करे, जन कल्याणकारी नीतियाँ ले आवे, उसी को जनता को वोट देना चाहिए। जो शिक्षा चिकित्सा मुफ्त करे और समाज में समरसता की बात करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, वो नीति अपनाए, उनको वोट करे। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू मुस्लिम कर ले और मस्जिद मंदिर कर ले और उसी पे आप वोट कर दीजिए, तो उससे क्या भला होने वाला है देश का। गरीबी बेबसी लाचारी पे तो कोई बातें नहीं करता, भुखमरी पे कोई बातें नहीं करता है, उस पर कोई तैयार नहीं। कोई राजनीतिक पार्टियां या कोई राजनीतिक नेता कोई नहीं बोलता है इस पे कि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है। आप बताइए जो जातिगत राजनीति सभी पार्टियां करती आई हैं, समाज जो है पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, आज वो उभर नहीं पाया है। अगर देखा जाए गाँव में देखा जाए, वो उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप क्या मानते हैं, पिछड़ा समाज है कहाँ? इस पर आप हमसे बहस करेंगे? बताइए, पिछड़ा समाज सामाजिक आर्थिक समाज कहाँ है? पिछड़ी जातियां जो हैं, अति पिछड़ी जातियां जो कही जाती हैं। क्या पिछड़ी जातियां लिस्ट में नहीं? क्या पिछड़ी जातियों को आप पिछड़ी जात मानते हो? सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सीधे सीधे कह रहा हूँ, माननीय शरद यादव ने जब मंडल की रूपरेखा तैयार की, माननीय शरद यादव, माननीय रामविलास पासवान, माननीय विश्वनाथ प्रताप जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जब मंडल की आधारशिला रखी, तो क्या वो उन लोगों के साथ मंडल वाले कभी रहे? कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे, कहीं न कहीं भटके। और आज स्थिति यह है कि मंडल की बात कोई चर्चा करने वाला है ये नहीं। किसकी बात करते हैं आजकल? केवल की बात नहीं, अपने वर्ग की बात करते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मंडल रूपी कुएं को मंडल रखिए और कमंडल रूपी बाल्टी ने कुएं को खाली कर दिया, एक मिनट, अरे बेटा आप हमारी सुन लीजिए। आपको हम बता दें, ये पिछड़े नहीं लोग, ये दिमाग से भी पिछड़े हैं। दिमाग से इसलिए पिछड़े हैं, दिमाग आदमी के दिमाग से कैसे पिछड़ेगा? सामाजिक आर्थिक रूप से अब वो भी हम बता देते हैं, इसलिए दिमाग से पिछड़े हैं। शिक्षा से माना जा सकता है। शिक्षा अगर पढ़े लिखे होती तो ये लोग आगे जाती है। समाजवादी पार्टी में केवल एक जात ने हक पाया और बहुजन समाज पार्टी में एक हक पाया, और दोनों ने जो है दगेबाजी का काम सीखा और अपने परिवार को सोचा। दूसरी बात, जैसे गुरुजी ने हमारे कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट रामविलास पासवान ने लागू कराई, रामविलास पासवान ने नहीं लागू कराई थी, मुफ्ती शहीद साहब ने भारत सरकार में उसमें। आप बताइए, इनकी बात का जवाब दीजिए, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा है, करने के लिए तो बहुत कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मंडल को लेकर पूरे देश में जगाने का काम किसने किया था? ये मुफ्ती की बात ठीक है, मुफ्ती तो हमारे साथ थे, मुफ्ती मोहम्मद तो उस समय जनता दल में थे। रामविलास जी, शरद जी और विश्वनाथ प्रताप जी, तीनों के मनन गहन अध्ययन करने के बाद जो मंडल बिहार के थे सांसद महोदय, उनके नेतृत्व में उसका गठन हुआ था। उसे ये जानना चाहता हूँ कि चाहे बिहार की बात करें चाहे यूपी की बात करें, जनता आज भी उसी स्थिति में है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और ये आर्थिक स्थिति से आज वो दयनीय स्थिति में है। इसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि ये वोट बैंक की राजनीति आखिर कब तक? वोट बैंक की राजनीति जब तक हमारे देश की जनता समझ नहीं लेगी, तब तक ऐसे लोग हमको बरगलाएंगे, आपको बरगलाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में ये कहते हैं कि गरीब हैं कहाँ,
गरीब हैं कहाँ? तो मैं बता रहा हूँ गरीब कौन है। गरीब भारत का राष्ट्रपति है, गरीब भारत का देश का प्रधानमंत्री है, गरीब भारत सरकार के सारे मंत्री हैं और उनके जो IAS PCS हैं ये गरीब हैं। और अंत में आइए तो सिपाही दरोगा गरीब हैं। क्यों कि अभी एक डंडा पटक दीजिए तो पैसा आ जाएगा। हम आप आपस में 5 रुपए की उल्टी बात बोल रहे हैं, तो आप उल्टी बात बोल रहे हैं। उल्टी नहीं, कैसे उल्टी बोल रहा हूँ बताइए? वो तो अमीर माने जाते हैं, अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा पेंशन। नहीं, आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। हमारी क्यों भूल है? ये तो आप जो है उसको बाइलाज निकालें। क्या चीज? बाइलाज कहाँ से देखेंगे आप? यदि दिल्ली से कोई कमीशन चलता है तो पहले केंद्र सरकार का कमीशन होता है, उसके बाद प्रदेश में आता है उसका कमीशन है, इंजीनियर आता है उसका कमीशन है, ठेकेदार आता है उसका कमीशन है, तब जा कर के भवन तैयार होता है। 25/1 के हिसाब से बिल्डिंग बन रही है। क्या ये सही बिल्डिंग बन रही है? कहीं की बिल्डिंग दिखाइए आप। गरीब की मैं बात कर रहा हूँ, पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, वो क्यों पिस रहे हैं आखिर लोगों के बीच में? ये जब तक गरीब मैं नहीं गरीब कह रहा हूँ, गरीब यही लोग हैं और जनता गरीब नहीं है। इसलिए गरीब नहीं है कि जनता वोट देती है, जनता के वोट से लोग अच्छे लोग चुने जाते हैं और बड़े अच्छे धुआंधार चुने जाते हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र बचा हुआ है। लोकतंत्र आज की स्थिति नहीं बचा है, नहीं बचा है। पहले नर्सरी थी कौन सी? छात्र संघ का चुनाव होता था, उससे नेता निकलते थे, वही नेता आकर के सदन में यहाँ भी चुनाव लड़ते थे, सदन के माध्यम से बातें होती थी। और आज का वो नेता कौन है जानते हैं? 2 ठू है जो है पीछे चूतर पे लटका ले और 4 ठू अपनी गाड़ी पीछे रख ले और तड़ातड़ लोगों के बीच में एक बैग आए कहे भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ भैया, अरे आपके साथ तो इतने लोग हैं, आप वाकई में चुनाव जीतेंगे। इस लोकतंत्र में बहुरूपिया नेता इस तरह के पैदा हो गया। ये हाँ, गरीब जनता और जो पिछड़ी जनता है, आर्थिक रूप से कमजोर, धरातल परियोजनाओं को नहीं पहुँच पा रही, इसे नहीं देख पा रही। इसीलिए क्यों कि तर्क दीजिए, माननीय अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, तब इनको नरेंद्र मोदी को कहा था कि राज्य धर्म निभाओ। शायद इस चीज़ को आप भी जानते हैं। तो ऐसा राजधर्म निभाया कि एक नई भाषा आ गई हमारे देश में। अब हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा। इसलिए नहीं कहना चाहूँगा, मैं सनातन हूँ, सनातन की बात करता हूँ, सनातन में सब हैं, सनातन को जानता हूँ। तो मनुवादी विचारधारा से लोग परेशान हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आपका इस पर क्या तर्क है? मनुवादी व्यवस्था में तो यही लोग हैं, यही लोग जो वर्तमान में ऊपर से नीचे तक हैं। आखिर ये लोकतंत्र में ये वोट बैंक की राजनीति कब तक? गरीब वो आदमी है जो धनवान, जिसको कानून नहीं मालूम है। आखिर वोट बैंक की राजनीति कब तक? देखिए, आपका सवाल बहुत लाजमी है कि गरीब और अमीर, ये भारत में 2 गो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया जो है 15 को बिलोंग करती है, दूसरी क्राइटेरिया जो है 85 को बिलोंग करती है। 85 के पैरे में जब हम आते हैं तो उसमें हम दलित भी गिन लेते हैं, मिडिल क्लास भी गिन लेते हैं, तमाम क्लास इसी में है। अब वो 5% की जो क्राइटेरिया है वो अलग है। अब रह गया सवाल कि गरीब साहब, ऊपर से कोई गरीब के लिए दुनिया नहीं कुदरत ने बनाई। इसी दुनिया में हम अपने को महसूस करते हैं कि अमीर है, हम महसूस करते हैं कि गरीब हैं। अब रह गया सवाल कि भाई अब आदमी महसूस कैसे करता है? तब बिल्कुल आप एक बात को मान कर चलिए कि गरीब कोई नहीं है, इसलिए कि गरीब का कोई गोद नहीं होती, गरीब की कोई दुनिया नहीं होता, गरीब का अलग कोई सोच नहीं होती। गरीब वही होता है जो दिमाग से विकलांग होता है, गरीब वही होता है जो कामचोर होता है, गरीब वही होता है
जो दुनिया के सारे समीकरण को अपने नज़रों के सामने जो है नज़रअंदाज करता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोट बैंक की राजनीति सभी राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पार्टियां वोट बैंक अब पर उतारू हैं? बिल्कुल 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 आपने सही बात कहा। दुर्भाग्य वोट का, उसके संविधान का, कि आज भी देश के अंदर माने 5% लोग वोट नहीं करते, 5% भी। केवल 2 दुकानें हैं, एक तरफ जातीय दुकानें हैं और दूसरे तरफ धार्मिक दुकान है। आज जब जाति और धर्म के जब मिश्रित पाप होते हैं तो व्यक्ति जो है और व्यवस्था दोनों दिशाहीन हो जाती है। और उस स्थिति में न संविधान देश का सहायता कर रहा है, न देश जो है संविधान का सहायता कर रहा है। आज संविधान भी सामाजिक रचना में, सामाजिक डेवलपमेंट में, राष्ट्र के सद्भाव में, राष्ट्र के निर्माण में तार तार होकर के विफल हो चुका है। न कहीं संविधान जनमानस को ताकत दे पा रहा है, जोड़ पा रहा है, न जनमानस जो है संविधान को जोड़ पा रहा है। संविधान खतरे में है, इसका मतलब बिल्कुल 100% संविधान खतरे में है। और हिंदुस्तान की जनता का आज धर्म बनता है कि संविधान बचाएं, ये अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। नहीं तो इस संविधान को बनाने के लिए लाखों लोग फांसी पर चढ़े हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों से कि संविधान बचे और वोट बैंक की राजनीति से बचे वो लोग? हम बस सबसे ये कहना चाहते हैं कि आपके वोट पर कोई प्रभाव मेरा नहीं है, न उसके बारे में मेरा सुझाव है, लेकिन हित अहित पशु पक्षी जाने। इस चिड़िया चुरुंग भी अपना हित को समझती है। आप मानव हो, आप कह रहे हो कि मैं नहीं समझता, तो आप नहीं समझते हो। तो हजारों साल गुलामी की बेड़ियों को झेला है, आप फिर बेड़ियों के लिए आप तैयार रहिए, वो दिन आपके नज़दीक सामने खड़ा है। जय हिंद। तो वोट बैंक की राजनीति आखिर कब तक, किस तरह से हमारी गरीब जनता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनके साथ ये खेल चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां तरह तरह से उनको जो है वोट बैंक के रूप में यूज करती आई हैं, तो उनका सामाजिक आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज हम राजधानी लखनऊ में जनता से रूबरू हुए, तो उनका ये स्पष्ट कहना है कि लोग जागरूक बने और अपने आप को मजबूत करें, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा।